गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग सीडीपी की क्लास अपनी कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था लर्निंग। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नहीं है एकता तुम्हारे में, यू कैन लीव नाउ। सीडीपी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आप तभी क्लास लीव कर सकते हो। ओके एकता, चलिए तो हमने कर्ट लेविन की थ्योरी पढ़ी थी। कर्ट लेविन की थ्योरी में इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, B बराबर F बराबर P बराबर E। B मतलब होता है बेटा बिहेवियर, F मतलब होता है फंक्शन और P मतलब होता है पर्सन, राइट। और E मतलब होता है एनवायरनमेंट। मतलब कहने का ये है कि एक पर्सन का जो बिहेवियर होता है उसके जो फंक्शनिंग होती है वो डिपेंड करती है एक पर्सन के एनवायरनमेंट पर। यानी हम जिस तरीके के भी फंक्शंस करते हैं, जिस तरीके का भी हम हमारी जो भी कार्यशैली होती है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारे एनवायरनमेंट पर। जैसे अगर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो रहा है तो हम क्या करते हैं, गुस्से के तौर पर रिएक्ट करते हैं। अगर एनवायरनमेंट एकदम चीयरफुल है तो हम क्या करते हैं, खुश होते हैं। तो जो एक पर्सन का बिहेवियर है, उसके जो फंक्शंस हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, एक पर्सन के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं। तो इस थ्योरी को मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको पिछली क्लास में। अब आप इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखिए कि कैसे इस थ्योरी को हम यूज कर सकते हैं अपनी एजुकेशन में। वी कैन मोटिवेट चिल्ड्रन, हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए तो हम इसके द्वारा, ये जो थ्योरी है इससे हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। टीचर कैन क्रिएट पॉजिटिव ड्राइव इन लर्नर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को पॉजिटिव करें, पॉजिटिविटी उनके अंदर भरें, जिससे कि बच्चा जो है वो सकारात्मक रूप से कोई भी कार्य कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है वी कैन सेट सम गोल फॉर स्टूडेंट और हेल्पफुल टू सेलेक्ट करेक्ट टीचिंग मेथड, हमें एक अच्छा मेथड चूज करने में हेल्प करती है। हमारा जो मेथड होता है, अगर मेथड अच्छा है तो बच्चों को बेटर तरीके से समझ में आता है, अगर मेथड अच्छा नहीं है तो बच्चों को समझने में समस्या होती है। साथ ही हम बच्चों के लिए अगर कुछ गोल सेट कर देते हैं तो बच्चा एम ओरिएंटेड होकर वर्क करता है और उसे लगता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ एंड स्टेज इस काम की ये होगी। तो ये सोच के जब बच्चा काम करता है तो बेटर तरीके से परफॉर्म करता है। We can motivate students intrinsically। और जब हम बच्चों के लिए कुछ गोल सेट कर देंगे तो क्या होगा, इससे जो बच्चा है वो आंतरिक रूप से विप्रेरित होगा किसी भी काम को करने के लिए। बच्चा जो है वो इंटरनली मोटिवेटेड होगा किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो ये थ्योरी हमारी कर्ट लेविन की जो थी, इसका मैंने आपको डायग्राम समझाया था, ये वाला, ये मैं समझा चुकी हूँ आपको। ठीक है, कि एक पर्सन जो होता है वो अपनी लाइफ में, पीपीटी शो नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही समझ नहीं आ रहा मुझे भाई। बी बराबर एफ बराबर पी बराबर ई। ठीक है, अभी शो हो रही है ना दीपा, रेनू, अभी शो हो रही है पीपीटी। ठीक है, तो एक पर्सन का जो बिहेवियर है उसके बारे में इन्होंने बताया कि उसके बिहेवियर की जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है एक पर्सन के एनवायरनमेंट पर। अगर एनवायरनमेंट हमारा चीयरफुल है, अच्छा एनवायरनमेंट है, तो बच्चा जो है वो बेटर तरीके से परफॉर्म करता है, एक पर्सन जो है वो बेटर तरीके से परफॉर्म करता है। और अगर एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो उसका जो बिहेवियर है वो भी अच्छा नहीं होता है। तो इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं थ्योरी की क्या क्या है। वी कैन मोटिवेट चिल्ड्रन, इसके द्वारा हम बच्चों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। टीचर ऐसे मेथड्स को चूज कर सकता है जिससे कि बच्चा जो है वो बेटर तरीके से सीख सके। हेल्पफुल टू सेलेक्ट करेक्ट टीचिंग मेथड, सही शिक्षण विधि को चुनने में हमारी सहायता करती है। ऐसी शिक्षण विधि का चुनाव हमें करना चाहिए जिससे कि बच्चा बेटर तरीके से समझ सके। लिमिटेशंस, लेस इंपॉर्टेंस टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी इसमें क्या है, जो बाहरी रूप से हम देते हैं बच्चों को उसका महत्व नहीं बताया गया है, तो इसलिए एक ये इसकी डिमेरिट है या लिमिटेशन हम कह सकते हैं, या हम इसकी एक हानि कह सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फोकस ऑन ड्राइव, इन्होंने ज्यादा फोकस किया है ड्राइव पे कि बिना ड्राइव के कोई बच्चा कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें अपनी खुद की इंटरनल मोटिवेशन इतना ज्यादा होता है कि वो बिना किसी ड्राइव के भी काम करते हैं। दिस थ्योरी डज नॉट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी इन एबिलिटी इन अ चाइल्ड, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे को मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इसमें डेवलप नहीं हो रही है बच्चे के अंदर। तो ये भी एक इसकी समस्या है या लिमिटेशन हम कह सकते हैं। नॉट एप्लीकेबल फॉर स्लो लर्नर, जो हमारे स्लो लर्नर होते हैं ना उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो स्लो लर्नर बच्चा होता है उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन इतना नहीं होता और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर ये काम कर नहीं रही है थ्योरी ना, तो इसलिए ये भी एक इसकी डिमेरिट या लिमिटेशन है।
ठीक है, तो ये हमने जो थ्योरी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, थ्योरी ऑफ कर्ट लेविन, जिसे हम कहते हैं फील्ड थ्योरी, उस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस थी। एक बार मैं दोबारा से आपको वो थ्योरी समझाती हूँ। देखिए, कर्ट लेविन ने जो थ्योरी दी थी, उसने कहा था कि हर पर्सन अपनी लाइफ में कुछ गोल जो है वो क्रिएट करता है, अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करता है। ठीक है, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करता है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए बच्चा काम करता रहता है। तो उसके दो तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है व्यक्ति का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और एक होता है उसका लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस हम कहते हैं बेटा, एक पर्सन अपनी लाइफ में जिन जिन जगहों पर ट्रैवल करता है, जिन जिन जगहों पर व्यक्ति एक अपनी छोटी सी जिंदगी में जिन जिन जगहों पर आप ट्रैवल करते हैं, जैसे एक बच्चा बर्थ से लेकर अपनी वर्क प्लेस तक, ठीक है, फ्रॉम द ओवम टू द टॉम्ब, यानी माँ के गर्भ से कब्र तक, जहां जहां एक व्यक्ति जाता है, जहां जहां एक बच्चा जाता है, वो सारा कुछ क्या कहलाता है, हमारा लाइफ स्पेस। अब हमारे एक पर्सन का घर का वातावरण कैसा है, कैसे लोगों के साथ वो रहता है, वो सारी चीजें हमारी किस में आ जाती है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। तो हर पर्सन के अंदर दो तरीके के वैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव वैक्टर्स यानी कि पॉजिटिव ड्राइव्स, और एक होती है नेगेटिव वैक्टर्स यानी कि नेगेटिव ड्राइव्स। ठीक है, अब पॉजिटिव ड्राइव जब ज्यादा होती है हमारे अंदर और नेगेटिव ड्राइव्स कम होती हैं, तो हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब किसी पर्सन के अंदर नेगेटिव वैक्टर्स ज्यादा होते हैं और पॉजिटिव वैक्टर्स कम होते हैं, यानी पॉजिटिव ड्राइव्स कम होती हैं, तो वो व्यक्ति अपने उस गोल को अचीव नहीं कर पाता है। यानी गोल को अचीव करने के लिए ये जरूरी है कि जो भी पर्सन है उसके अंदर जो ड्राइव होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। वैक्टर्स जो होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। यानी जब भी पॉजिटिव वैक्टर्स की संख्या नेगेटिव वैक्टर्स से ज्यादा हो जाएगी तो पर्सन अपना गोल अचीव कर लेगा। लेकिन जब तक नेगेटिव वेक्टर्स की संख्या पॉजिटिव वेक्टर से अधिक रहती है, तब तक कोई भी पर्सन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए क्या जरूरी होता है, हमारी लाइफ में पॉजिटिव ड्राइव्स का ज्यादा से ज्यादा होना। लेकिन क्या होता है, सम टाइम हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव वेक्टर्स भी हैं, लेकिन फिर भी गोल अचीव नहीं हो पाता। तो सम टाइम देखिए क्या होता है कि कुछ क्या होते हैं, हमारे हर्डल्स होते हैं। ठीक है, हर्डल्स क्या होते हैं, देखिए जैसे मान लो आपने बहुत अच्छी तैयारी की किसी पेपर के लिए, लेकिन आपको जिस दिन एग्जाम था उसी दिन बहुत तेज फीवर आ गया, तो अब क्या होगा, आपने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी लेकिन आप परफॉर्म उतना बेटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जो आपके साथ में इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है उससे क्या होगा, आपका जो वर्क है वो, अब आपके अंदर पॉजिटिव वेक्टर्स थे, पॉजिटिव ड्राइव्स थी, आ गया, कोई बाधा आ गई, उस बाधा की वजह से क्या होगा, आपका काम उतना बेटर तरीके से नहीं हो पाएगा जितना कि होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये थ्योरी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अभी हम देखते हैं दूसरी थ्योरी। अब अगली थ्योरी है बच्चों एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी का क्या मतलब है, देखिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, इसे हम हिंदी में कहते हैं अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, अनुभवजन्य इसे कहा जाता है हिंदी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, इसे हिंदी में हम कहेंगे अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत, राइट। तो अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत का मतलब देखिए क्या है, यानी एक पर्सन जो सीखता है, इनका मानना ये था एक पर्सन जो भी कुछ सीखता है वो किसकी मदद से सीखता है, एक्सपीरियंस की मदद से सीखता है। और ये थ्योरी बच्चों DSSB का एग्जाम हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, उस पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, 2 क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड। ये थ्योरी जो है डेविड कोल्ब ने दी है और ये थ्योरी इन्होंने दी थी 1984 में। ठीक है, ये थ्योरी कब दी है इन्होंने, 1984 में। और बच्चों एक चीज और बता दूं आपको, ये जो है ना डेविड कोल्ब अभी तक जिंदा है, ये USA के हैं और ये जिंदा है। आपको इतनी सारी थ्योरी पढ़ के कभी कभी लगता होगा कि काश अगर ये जिंदा होते तो हम इनको मार देते, तो इनके साथ आप ये काम कर सकते हो। सिर्फ आपको जरूरत इतनी होगी कि आपको USA का पासपोर्ट बनवाइए, वीज़ा बनवाइए और चले जाइए वहाँ पे और आप इनको मार सकते हैं। बिल्कुल जिंदा हैं ये अभी भी। तो डेविड कोल्ब ने ये थ्योरी दी थी, बहुत ही अच्छी थ्योरी है ये। लेकिन आपने B.Ed में कब
श्योर ये थ्योरी आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी आज से पहले। ये थ्योरी डीएसएसबी के एग्जाम में आई हुई थी। चलिए, तो क्लियर हो गई कर्ट लेविन की थ्योरी, फील्ड थ्योरी कंप्लीट हो गई है हमारी। अभी हम इससे आगे की थ्योरी देखते हैं अपनी। इससे आगे हमारी जो थ्योरी है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, जिसको दिया गया था डेविड कोल्ब के द्वारा। ठीक है, डेविड कोल्ब जो है इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1984 में, और डेविड कोल्ब यूएसए के हैं और ये अभी भी जिंदा हैं, यानी ये अभी भी हैं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे डीएसएसबी के एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आए हुए थे इस थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम आगे। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी काम करती है एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, इन्होंने 3-4 चीज़ें बताई हैं। साइकिल बताई है लर्निंग की, किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के बाद दूसरा है हमारा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन और उसके बाद है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ठीक है, तो 4 चीज़ें बताई हैं इन्होंने। सबसे पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, उसके बाद बताया है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, उसके बाद बताई है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और उसके बाद क्या बताया इन्होंने, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो 3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं इसके अंदर, 4 चीज़ें सॉरी। क्या मतलब है इनका, देखिए। सबसे पहले हमारा है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम अपने अनुभव द्वारा, यानी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, अपने आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके द्वारा जब हम किसी चीज़ को फील करते हैं तो वो कहलाता है हमारा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। ठीक है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस इज रिलेटेड टू अवर फीलिंग विच वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम अवर सेंसेस। ठीक है, जैसे सेंसेस हमारे होते हैं 5, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, तो जिनका हम एक्सपीरियंस अपने इन जो भी हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे ले पाते हैं, उसको हम कहते हैं। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लिया, जब आप उसको दोबारा से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका दोबारा से अवलोकन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। हिंदी में इसको कहेंगे परावर्तित अवलोकन। ठीक है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस को कहेंगे मूर्त अनुभव। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मूर्त अनुभव, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन परावर्तित अवलोकन, परावर्तित अवलोकन। उसके बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन यानी अमूर्त संप्रत्ययीकरण, अमूर्त संप्रत्ययीकरण। अब आपने जो कुछ भी फील किया, जब आपने उसको रिव्यू कर लिया, रिव्यू करने के बाद में जब आप उन चीज़ों को क्या करते हैं, थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। और उसके बाद आता है आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब आपने जो भी चीज़ें कॉन्सेप्चुलाइज की, जो भी चीज़ें थिंक की, उसके आधार पर आप क्या करेंगे, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी उसके आधार पर अब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके आधार पर आप उस काम को करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम स्विमिंग की। ठीक है, आप स्विमिंग करना शुरू करते हैं, तो आपने जब स्विमिंग की तो आपने क्या किया, अपने हाथों को चलाया, पैरों को चलाया, आपने क्या किया, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद जब आपने स्विमिंग करना शुरू किया तो आप जब निकले बाहर तो आपने फिर अपनी जो गलतियां थी उनको रिव्यू किया कि क्या क्या गलतियां मैंने की ड्यूरिंग द स्विमिंग। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आपने अपने माइंड में सेट किया कि भाई मैं जब जा रहा हूँ तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं अगर हाथ चला रहा हूँ तो पैर नहीं चल रहे हैं, पैर चला रहा हूँ तो हाथ नहीं चल रहे हैं। तो आपने थिंक किया उस बारे में और आपने कहा कि भाई अब मेरे को क्या करना है, हाथ और पैर दोनों को साथ साथ चलाना है। तो ये क्या हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो गया। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब आप जब दोबारा स्विमिंग के लिए जाएंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हाथ और पैर दोनों साथ साथ चलाने हैं, तो यही क्या कहलाएगा, आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी लर्निंग की साइकिल बताई थी कि सबसे पहले हम जब भी कोई काम सीखते हैं तो सबसे पहला होता है हमारा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, उसके बाद हम करते हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड लास्ट आता है हमारा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। लेट शो हो रहा है यस। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया सभी को, ये साइकिल समझ में आ गई, क्लियर हो गई साइकिल पूरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब इन्होंने इसके अकॉर्डिंगली 5 लर्निंग स्टाइल्स बताई, ठीक है। इसी के आधार पर इन्होंने 4 लर्निंग स्टाइल्स बताई हैं, और वो 4 लर्निंग स्टाइल्स कौन कौन सी हैं देखिए। एक होते हैं हमारे डाइवर्जर लर्नर होते हैं, डाइवर्जर, ठीक है। डाइवर्जर जिसे हम अपसारिक कहते हैं। अपसारी चिंतन वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर 2 चीजें जो पाई जाती हैं। क्या करूं बताओ। ऐसा ही हो रहा है, मैं भी देख रही हूँ। इसी के अकॉर्डिंगली इन्होंने अलग अलग 4 लर्निंग स्टाइल्स को डिस्क्राइब किया है, जिसमें हमारी पहली लर्निंग स्टाइल जो है वो है डाइवर्जर, ठीक है। डाइवर्जर जो होते हैं इनके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी ना, CE, RO, AC, AE, तो उन चारों में से इनके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक CE और दूसरा RO। यानी ये 2 चीज़ों पर काम करते हैं, फीलिंग पर और वॉचिंग पर, ठीक है। 2 चीज़ों पे काम करेंगे, किस किस पे, फीलिंग पे और वॉचिंग पे, ठीक है। तो देखिए, दे प्रीफर ग्रुप टास्क, इनको ऐसे काम अच्छा करने लगता है करना जो कि ग्रुप में होते हैं। दे फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इनके सामने जब हम कोई एक सिचुएशन रख देते हैं, ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन जब हम इनके सामने रख देते हैं तो क्या होता है, उस सिचुएशन के ये बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो ढूंढ लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। दे लाइक टू लिव अलोन, सॉरी, दे आर वेरी क्रिएटिव, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं ये लोग। दे हैव इंटरेस्ट इन पीपल, ये लोगों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, यानी ये लोगों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं क्योंकि इनको ग्रुप टास्क पसंद होते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा रहना पसंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक होते हैं हमारे एसिमिलेटर। एसिमिलेटर में क्या होता है, इनके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, AC और RO। AC यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, RO यानी कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो इनके अंदर क्या होता है देखिए, दे लाइक टू लिव अलोन, इनको अकेले रहना बहुत पसंद होता है, ठीक है। इनको ग्रुप में रहना पसंद नहीं होता, ये अकेले काम करना पसंद करते हैं। दे हैव लॉजिकल थिंकिंग, इनको हर चीज़ तार्किक रूप से समझनी होती है, यानी इनको इंटरेस्ट नहीं होता है कि प्रैक्टिकली कोई चीज़ कैसे हो रही है, इनको हर चीज़ की क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए। दे वांट क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रिंसिपल, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट रादर देन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इनको प्रैक्टिकल अप्रोच से उतना मतलब नहीं होता है। दे लाइक लेक्चर मेथड, इनको लेक्चर मेथड से पढ़ना बहुत पसंद होता है, प्रैक्टिकल मेथड्स इनको पसंद नहीं होते हैं, तो इनका जो IQ लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। अभी दिख रहा है ना पेज बेटा, जो पेज दिख रहा है मैं उसको दोबारा से समझा देती हूँ। देखो, डाइवर्जर अपसारक चिंतक जो होते हैं इनके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, CE और RO। CE यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, RO यानी कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी ये किसी भी चीज को पहले मूर्त अनुभव लेते हैं उसका, फिर उसको रिव्यू करते हैं। तो इनको ऐसे काम करना पसंद होता है जो ग्रुप में होते हैं, ठीक है। दे फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये किसी एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं। दे हैव इंटरेस्ट इन पीपल, इनको लोगों में बहुत दिलचस्पी होती है और इसीलिए ये ऐसे काम करना पसंद करते हैं जो कि ग्रुप में होते हैं। दे आर सोशल, ये बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं, ठीक है। दे आर सोशल, यहाँ तक हो गया। इसके बाद होता है एसिमिलेटर। एसिमिलेटर जो होता है ये इनके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, AC और RO। AC यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और RO यानी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का मतलब देखिए क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, पहले किसी चीज़ के बारे में थिंकिंग करते हैं, फिर उसको रिव्यू करते हैं। दे लाइक टू लिव अलोन, इनको अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और ये लॉजिकल थिंकिंग के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इनको वो चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं जिनमें लॉजिकल थिंकिंग होती है।
दे वांट क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रिंसिपल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। इनको किसी भी चीज की क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। जब तक इनको क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती तब तक ये संतुष्ट नहीं होते हैं किसी भी काम से। एंड कॉन्सेप्ट रादर देन प्रैक्टिकल आस्पेक्ट, इनको प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से इतना मतलब नहीं होता। इनको ज्यादा पसंद क्या चीज होती है, जिसमें कि लॉजिक्स की बात हो। ठीक है, चलिए। दे लाइक लेक्चर मेथड, इनको लेक्चर मेथड से पढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। इनको ऐसा मेथड पसंद आता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लेक्चर मेथड की बात हो। चलिए, चलिए अब पढ़ते हैं हम थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी आई थॉट। चलिए, मैं इतनी देर इसीलिए वेट कर रही थी कि आपको जब दिखे तभी मैं पढ़ाऊं। थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म दैट इज गिवन बाय थॉर्नडाइक, और इस थ्योरी को दिया गया था 1913 में। ये मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाई थी, आपको दोबारा से समझा रही हूँ अभी। और ये थ्योरी जो है ये किस पर बेस्ड थी, कैट पर, और ये माने जाते हैं व्यवहारवादी। इस थ्योरी को और हम किन किन नामों से जानते हैं वो देख लीजिए। इस थ्योरी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है, और इस थ्योरी का दूसरा नाम एस और आर थ्योरी भी है। ठीक है, इन नामों से इस थ्योरी को जाना जाता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एस एंड आर थ्योरी। एस मतलब होता है बच्चों स्टिमुलस, और आर मतलब होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों में देखिए क्या डिफरेंस होता है। इतनी देर मैंने इसीलिए वेट किया है कि जब ये पेज दिखेगा आपको तभी पढ़ाऊंगी, तो इसलिए कुछ देर शायद मैं आपको चुप बैठी हुई नजर आऊंगी, तो उसको अवॉइड करें। चलिए, तो स्टिमुलस कोई भी चीज हमारे वातावरण में उपस्थित जिसके प्रति हम कोई क्रिया करते हैं उसे कहते हैं स्टिमुलस। जैसे आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, पानी का ग्लास देखा आपने और पानी के ग्लास को उठाकर पिया, तो पानी के ग्लास को उठाकर पीना ये आपका रिस्पॉन्स है, और पानी का गिलास आपके लिए क्या है, स्टिमुलस। ठीक है, तो कोई भी चीज हमारे वातावरण में जो उपस्थित है वो हमें किसी भी प्रकार का काम करने के लिए प्रेरित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। ठीक है, रिस्पॉन्स, उसके प्रति हम जो क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम एस और आर के बीच में, एस और आर के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं, जो बॉन्डिंग होती है, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। एस और आर के बीच में कनेक्शंस और बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी, हमारी लर्निंग है वो भी उतनी ही बेटर होगी। एस और आर के बीच में कनेक्शंस जितने स्ट्रांग होंगे हमारी लर्निंग भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। When bonding is strong, then learning is good, right? तो जितनी ज़्यादा स्ट्रांग हमारी लर्निंग हमें चाहिए, उतना ही हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। किसके बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। तो देखिए, स्टिमुलस जितना ज़्यादा स्टिमुलस पावरफुल होगा, हमें रिस्पॉन्स भी उतना पावरफुल और उतना जल्दी मिलेगा। तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के लिए जरूरी क्या है, थोड़ा मेरी बोलने में गैप इसलिए रहेगा क्योंकि आपको लेट शो हो रहा है पेज, फिर मैं क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद आपको पेज शो होता है। चलिए, अब देखिए हमारा प्राइमरी लॉज में हमारे 3 लॉज बताए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिस को, लॉ ऑफ रेडीनेस को। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, अ चाइल्ड शुड बी रेडी मेंटली एंड फिजिकली टू डू अ वर्क। जब बच्चा किसी काम को करने के लिए तैयार रहता है तो वो उस काम को करना जल्दी सीख जाता है। यानी जब तक आप किसी काम को करने के लिए खुद से तैयार नहीं हैं, तो कितना भी बेटर तरीका आपके लिए यूज कर लिया जाए, आपको समझ में उतने बेटर तरीके से नहीं आ पाएगा। तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है,
अजय व्हाट शुड आई डू? मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, समटाइम टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो हाथ में नहीं होती है ना। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा बीच में रुक के आपको पढ़ा रही हूँ, सो दैट कि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ पाए। हाँ, मेरे नाम से पहले संस्कृत क्लासेस लिखा है। टेक्निकल इशू है बेटा, इसमें कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है, क्या कर सकते हैं बताओ। चलिए अब देखिए, अब आपको दिख रहा है ये वाला पेज जो मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए, लॉ ऑफ रेडीनेस, अ चाइल्ड शुड बी रेडी मेंटली एंड फिजिकली टू डू अ वर्क। यानी जब हम किसी काम को करने के लिए, कोई भी बच्चा है या कोई भी पर्सन है, किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहना उस काम को आधा कर लेने के बराबर होता है। जब आप किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं तो उस काम को समझ लीजिए, आपने अगर करने के लिए रेडी हैं तो उस काम को आधा कर लिया है, इसके बराबर होता है ये। तो जब कोई भी बच्चे को हम कुछ भी सिखाने जा रहे हैं तो पहले हमें उसका माइंड जो है वो अपने टॉपिक की तरफ लेकर आना चाहिए। उससे रिलेटेड हम उससे प्रीवियस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, या हम कुछ ऐसे पिक्चर्स बच्चों को दिखा सकते हैं जिससे कि हम अपने टॉपिक से बच्चों को कनेक्ट करें और बच्चों के अंदर मेंटली और फिजिकली उस टॉपिक को सीखने के लिए जागरूकता भरी जाए। उस बच्चे को सीखने के लिए उस बच्चे में क्या हो, क्यूरोसिटी आए उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति। ठीक है, तो बच्चा जब भी कोई काम हम उसको समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं, किसी भी पर्सन को, नॉट ओनली अ चाइल्ड, किसी भी पर्सन को जब हम कोई काम करा रहे हैं तो जरूरी है कि उस बच्चे को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से तैयार होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ प्रैक्टिस देखिए क्या कहता है। लॉ ऑफ प्रैक्टिस कहता है कि बाय प्रैक्टिस वी गेट मास्टरी ओवर द वर्क। जैसा कि आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा हम किसी भी काम को करने की प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अंदर परफेक्शन उस पर्टिकुलर फील्ड के प्रति उतना ज़्यादा होता जाता है। यानी जब हम किसी भी काम को बार बार करते हैं तो उस काम में परफेक्शन आना शुरू हो जाता है, और इससे क्या होता है कि उस काम में जो हमारे एरर्स हो रहे थे, एरर्स कम हो जाते हैं और सीखने का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो एरर डिक्रीज हो जाते हैं और सीखने का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट जो होता है बहुत ही जादुई तरीके से काम करता है। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है, जब आप किसी भी काम को करने के लिए मान लो आपने कोई भी काम करना शुरू किया, जब आपने किसी काम को करना शुरू किया और आपको उसका रिजल्ट मिला पॉजिटिव, तो क्या होता है, आपके अंदर और ज़्यादा तत्परता आती है उस काम को करने की, और अब आप उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के काम को करने के लिए तैयार होते हो। लेकिन जब तक वो काम इजी होता है और तब भी आपसे नहीं, तब आप नहीं कर पा रहे हैं उस काम को, तो क्या होता है, व्यक्ति उस काम को करना छोड़ देता है। यानी लॉ ऑफ इफेक्ट में हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं और उस चीज़ का रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है तो ये कहलाता है पॉजिटिव लॉ ऑफ इफेक्ट। और यदि हम किसी काम को शुरू करते हैं करना और उसका रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलता है तो ये कहलाता है नेगेटिव लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, जब हम किसी भी काम को करना शुरू करते हैं और उस काम को करने पर उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है तो ये कहलाता है पॉजिटिव लॉ ऑफ इफेक्ट। जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं और उसका रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलता है, पॉजिटिव नहीं मिलता, तो वो नेगेटिव लॉ ऑफ इफेक्ट होता है। तो किसी भी काम को शुरू करने के लिए जब भी हम बच्चे के सामने कोई भी टास्क रख रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा उस काम को जब करे तो उसको छोटे छोटे अचीवमेंट फील होते रहें, यानी छोटी छोटी सक्सेस उसको फील होती रहे। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो मोटिवेटेड रहेगा किसी भी काम को सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग को समझते हैं हम क्या होता है। तो सबसे पहला है इसमें हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स देखिए क्या होता है, जब हमारे सामने या किसी भी पर्सन के सामने कोई समस्या होती है, जो समस्या बहुत बड़ी है, तो अगर हम उसके सामने वो समस्या पूरी तरीके से एक बार में ही रख देते हैं तो उसका सॉल्यूशन जो है वो इतनी जल्दी वो बच्चा नहीं निकाल पाता है।
ठीक है। लेकिन जब उस समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है तो उसका सॉल्यूशन जो है वो जल्दी निकल आता है। तो किसी भी काम को जब भी हम बच्चे के सामने रख रहे हैं तो उस टॉपिक को हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए। छोटे छोटे भागों में बांट देने से क्या है, वो चीज़ आसान हो जाती है बच्चे के लिए और उस काम को करना कोई भी पर्सन जो है वो जल्दी सीख जाता है। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी जब भी कोई समस्या बच्चे के सामने आती है तो हमें उस समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए। इससे क्या होता है, जल्दी ही बच्चे की जो समस्या है वो, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मेक्स अ मैन परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा आप किसी भी काम को करें, चलिए सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू साइकोलॉजिकल मैच्योर। ये देखिए, देन वी रिस्पॉन्ड इन मैनी वेज, यानी जब भी हमारे सामने कोई समस्या होती है तो हम उस समस्या के प्रति कई प्रकार से अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, और सही अनुक्रिया के साथ में हमारा संबंध जुड़ जाता है। जैसे आपने कोई भी, आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका अपनाया। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका अपनाया है, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, फिर आप क्या करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनाया और वो क्वेश्चन आपसे फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, आपने तीसरा तरीका अपनाया। तो तीसरा तरीका जब आप अपनाते हैं वो समस्या आपसे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए हम उसके प्रति कई प्रकार से अनुक्रिया करते हैं और जब सही अनुक्रिया से हमारा संबंध जुड़ जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ एनालॉगी। जब लॉ ऑफ एनालॉगी क्या कहता है कि जैसे एक कोई काम है हमारा जो हमने पहले सीखा हुआ है और अभी हम कुछ सीख रहे हैं, जब उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, जब वो किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं दोनों काम, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉगी। यानी जब कोई दो काम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो बच्चा उस काम को करना जल्दी सीख जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ एनालॉगी। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ एटीट्यूड। लॉ ऑफ एटीट्यूड होता है इफ वी हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अ वर्क देन वी इजीली लर्न दैट। यानी जब किसी काम के प्रति, किसी सब्जेक्ट के प्रति, किसी टीचर के प्रति हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो हम उस काम को करना जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन अगर हमारा किसी काम के प्रति एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव होता है तो हम उस काम को सीखने में हमें समय जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो हम उस काम को करना जल्दी सीख लेंगे। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। वी शुड डिवाइड अ प्रॉब्लम इन स्मॉल पार्ट्स टू सॉल्व इट। यानी किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस काम को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए। छोटे छोटे भागों में बांट लेने से उस काम को क्या होगा, उस काम का सॉल्यूशन जो है वो हमें आसानी से मिल जाएगा और उस काम को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट है हमारा लॉ ऑफ फुल प्रोफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट। लॉ ऑफ फुल प्रोफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स क्या कहती है कि वी शुड प्रेजेंट अ प्रॉब्लम अदर स्टिमुलस इन अ पावरफुल मैनर इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी हम बच्चे को जो भी कुछ सिखाना चाह रहे हैं उसके सामने हम जो भी स्टिमुलस रख रहे हैं वो इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि हम 100% श्योर हो जाएं कि हमें वही रिस्पॉन्स मिलेगा जो रिस्पॉन्स हम उस पर्टिकुलर पर्सन से लेना चाह रहे हैं या जो रिस्पॉन्स हम बच्चे से लेना चाह रहे हैं। तो एक लास्ट लॉ जो है हमारा वो लॉ ऑफ फुल प्रोफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स था। जैसे मान लो आप बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा काम करे, तो हमने क्या किया, उसको बोला कि हम तुम्हें पिकनिक पे ले चलेंगे तुम्हारी फेवरेट जगह पर।
अगर तुम अच्छे से परफॉर्म करोगे तो, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, अच्छे से परफॉर्म करने के लिए वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लॉ ऑफ फुल प्रोफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट। तो हमने जो उसके सामने एलिमेंट रखा वो इतना पावरफुल था कि हमें 100% वही रिस्पॉन्स मिल जाएगा जो हम उससे लेना चाह रहे थे। अब बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में क्या होता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हेल्पफुल इन मेमोरी रिटेंशन, यानी जब हम लॉ ऑफ प्रैक्टिस का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसकी मेमोरी रिटेंशन में वो चीज़ हेल्प करेगी। दूसरा है हेल्पफुल टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड हैंड राइटिंग। लॉ ऑफ प्रैक्टिस यहाँ भी काम करेगा, अगर हम बार बार प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को किसी चीज़ की तो उसका जो उच्चारण है वो भी सुधरेगा और साथ ही उसकी जो हैंड राइटिंग है वो भी सुधरेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हेल्पफुल टू मोटिवेट, देखिए इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, हेल्पफुल टू सेलेक्ट करेक्ट टीचिंग मेथड, साथ ही ये करेक्ट टीचिंग मेथड्स को सेलेक्ट करने में भी बच्चे के लिए हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल टू मोटिवेट चिल्ड्रन, यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट काम करेगा कि हम उसके सामने एक ऐसे कुछ रखें, कुछ ऐसे स्टिमुलस रखें जिससे कि हमें उसको मोटिवेट करने में हेल्प मिले। हेल्पफुल टू क्रिएट इंटरेस्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी हम उसके सामने मेथड्स ऐसे यूज़ करें, ऐसी टीचिंग एड्स का यूज़ करें जिससे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, वो होती है फिनिश। इसके बाद हमारी अगली थ्योरी है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसको दिया गया था इवॉन पैवलव के द्वारा। ये थ्योरी दी गई थी सन 1904 में। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था डॉग पर, और जेबी वॉटसन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। जेबी वॉटसन के द्वारा दी गई थी इवॉन पैवलव के द्वारा, बट जेबी वॉटसन इज एसोसिएटेड विद दिस थ्योरी एंड दैट थ्योरी इज ऑल्सो नेम्ड एज एस टाइप थ्योरी। इस थ्योरी को हम एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। चलिए, तो मैं आपको ये थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी। तो अभी हम इसकी देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में हेल्पफुल टू रिमूव बैड हैबिट्स, हम क्या कर सकते हैं, बैड हैबिट्स को छुड़ा सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जो ब्रश नहीं करता है, तो हम उसको कहें कि तुम्हें तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, तो वो ब्रश करने लगता है। तो हमने क्या किया, उसकी कंडीशनिंग कर दी अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ में ब्रशिंग की। हेल्पफुल टू क्रिएट इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में हम रुचि बढ़ा सकते हैं बच्चे की। अच्छी टीएलएम हम यूज़ करें तो अच्छी टीएलएम जो है वो उससे हेल्प करेंगे, किसमें, उस टॉपिक को समझने में। हेल्पफुल टू सेलेक्ट करेक्ट टीचिंग मेथड, हम अच्छे शिक्षण विधियों का प्रयोग करें तो इससे भी बच्चे को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ पाएगा। हेल्पफुल टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर, बच्चों को आगे के लिए, फ्यूचर के लिए तैयार करने में ये हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल टू क्रिएट गुड हैबिट्स, साथ ही हम बच्चे में इस थ्योरी के द्वारा अच्छी आदतों का विकास भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, जो क्वेश्चंस हमने लिख दिए हैं। व्हेन द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन इज नॉट पॉसिबल, तो जब हम कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट देते हैं किसी चीज़ के लिए तो उस क्रिया को करना व्यक्ति नहीं छोड़ता है। अगर कॉन्टिन्यूस दिया जा रहा है तो, अगर हम बीच बीच में रोक देते हैं तो फिर वो बच्चा जो है, जैसे मान लो हम बच्चों के नेल्स डेली चेक करते हैं, तो बच्चों जो डेली नेल चेक काट कराते हैं, लेकिन बीच में हमने नेल्स चेक करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, अब बच्चों के नेल्स जो हैं आप अचानक से बहुत दिन बाद चेक करेंगे तो बड़े हुए होंगे, क्योंकि उनको कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट नहीं मिला। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द थ्योरी ऑफ इवॉन पैवलव, CS एंड UCS। CS जो है वो हमेशा पहले होता है UCS से। CS में आपको बता चुकी थी कंडीशनल स्टिमुलस, और दूसरा होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। जैसे जो कुत्ते की थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कुत्ते के सामने पहले बैल बजाई जाती है, फिर फूड दिया जाता है, फिर सलाइवेशन होता है। तो बेल जो है वो कंडीशनल स्टिमुलस है और फूड जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है बच्चों। विच थ्योरी इज हेल्पफुल टू रिमूव बैड हैबिट्स, तो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज हेल्पफुल टू रिमूव बैड हैबिट्स। नेक्स्ट है विच थ्योरी इज नोन एज एस टाइप थ्योरी, तो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज नोन एज एस टाइप थ्योरी। Which is known as conditional stimulus, bell. Which response is known as UCR, salivation from food. एक्सटेंशन क्या होता है, व्हेन कंडीशन प्रोसेस इज रिमूव्ड। जैसे हमने कंडीशनिंग की थी कुत्ते की कि हम सलाइवेशन किससे ले रहे थे, बैल से ले रहे थे, ठीक है। तो जब बैल से सलाइवेशन आना बंद हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा एक्सटेंशन।
और दूसरा होता है हमारा स्पॉन्टेनियस रिकॉल। स्पॉन्टेनियस रिकॉल होता है जब हम दोबारा से बेल से सलाइवेशन लेना शुरू कर देंगे तो उसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। अब देख लो, जैसे कि थ्योरी जो है आपकी, इसमें आपके सामने अलग अलग स्टेप्स थे। जैसे कि बेल, स्टेप 1 बेल बजाई जाती है, फूड दिया जाता है, सलाइवेशन होता है। बेल जो है वो कंडीशनल स्टिमुलस है, फूड जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है। और पहले स्टेप में फूड से हमें सलाइवेशन मिल रहा है, इसलिए वो भी कैसा रिस्पॉन्स होगा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो ये कहलाता है हमारा बिफोर कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग देखिए क्या होता है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग बेल से सलाइवेशन डायरेक्टली मिल रहा है, तो क्योंकि CS से मिल रहा है इसलिए वो क्या कहलाता है, CR कहलाता है। थर्ड स्टेप क्या होता है, बेल बजाई जाती है, फूड नहीं दिया जाता, फिर भी सलाइवेशन मिलता है, तो ये क्या कहलाता है, CS से CR। इसी को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि अब हम जो रिस्पॉन्स फूड से ले रहे थे वही रिस्पॉन्स डायरेक्टली हमें किससे मिल रहा है, बेल से मिल रहा है। स्टेप 4 में क्या होता है, बेल बजाई जाती है, फूड नहीं दिया जाता, सलाइवेशन फिर भी होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, CS से सलाइवेशन हो रहा है, तो इसे कहलाता है प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन। यानी अब वो जो डॉग है वो क्या करेगा, बेल से सलाइवेशन नहीं दे रहा है, फूड नहीं दिया जाता, वो सलाइवेशन भी नहीं दे रहा, तो जो प्रोसेस था हमने उसकी कंडीशनिंग जो की थी वो छूट गई। 5th स्टेप में फिर से बेल दिया जाता है, बेल बजाई जाती है, फिर से फूड दिया जाता है, तो फिर से सलाइवेशन आना शुरू हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकॉल। नेक्स्ट हमारी थ्योरी इसके बाद में, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज गिवन बाय स्किनर। इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1948 में, और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो रैट पर और पिजन पर बेस्ड था, और इस थ्योरी को R टाइप थ्योरी भी कहते हैं। चिल्ड्रन, इनका मानना था कि चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज बाय अ शेपिंग, यानी बच्चों को जब हम एक मॉडिफिकेशन देते हैं तो बच्चा किसी भी भाषा को सीखता है, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था रैट के ऊपर। एक रैट को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, उस पिंजरे में 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ते पर जब वो चलता है तो उसे करंट लगता है, दूसरे रास्ते पर चलता है तो एक लिवर लगा हुआ होता है, वो लिवर प्रेस होता है, जैसे ही वो लिवर प्रेस होता है वैसे ही उसे ऊपर से खाने की गोली प्राप्त होती है। तो उसको पता चल जाता है कि जैसे ही मेरा पैर लिवर पर पड़ेगा वैसे ही एक साउंड होगी खटकी, तो खटकी साउंड के साथ ही उसे पता होता है कि मुझे अब खाना मिलने वाला है। तो पहले रिस्पॉन्स होता है और उसके बाद मिलता है रीइंफोर्समेंट, ऐसा इस थ्योरी के अंदर बताया गया है। तो देखते हैं इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। स्किनर इज नोन एज फादर ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्किनर को पुनर्बलन का पिता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था आपका KVS के पेपर में। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इन्होंने बताए हैं 4 प्रकार के, पॉजिटिव, नेगेटिव, पार्शियल एंड कॉन्टिन्यूअस। पॉजिटिव जब हम किसी चीज के लिए गुड, वेरी गुड बोल रहे हैं बच्चे को तो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होता है जब लर्निंग प्रोसेस के दौरान कोई भी बाधा आ रही है, तो लर्निंग प्रोसेस के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर कर देना ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है जब हम बच्चे को लगातार रीइंफोर्समेंट ना देकर थोड़ा थोड़ा समय बाद रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो उसे कहा जाता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। उसके बाद आता है आपका कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होता है जब किसी काम के लिए लगातार बच्चे को अभिप्रेरित किया जाता है, लगातार हम किसी बच्चे को रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो उसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। इन्होंने माना था कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट की तुलना में, यानी हमें थोड़े थोड़े समय बाद ही देना चाहिए जो हम उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। अगर हम जल्दी जल्दी रीइंफोर्समेंट देते हैं किसी भी काम के लिए तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसके बाद इन्होंने बताया टाइम ऑफ रीइंफोर्समेंट। इनका मानना था कि किसी भी काम को अगर बच्चा गलत कर रहा है तो रीइंफोर्समेंट बाद में देना चाहिए और अकेले में देना चाहिए, और अगर बच्चा किसी काम को सही कर रहा है तो सबके सामने और तुरंत उसको रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। लेवल ऑफ रीइंफोर्समेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल और फिजिकल लेवल ऑफ अ चाइल्ड, यानी बच्चे का क्या लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसे रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। अगर बच्चे ने बहुत अच्छा कुछ काम किया है तो रीइंफोर्समेंट उसके हिसाब से होना चाहिए, नॉर्मल काम किया तो रीइंफोर्समेंट उसके हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने इंस्ट्रक्शनल लर्निंग बताई थी, वो देखेंगे हम आगे। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लर्निंग एंड ब्रांचिंग। लर्निंग स्किनर ने दी थी 1954 में, लेकिन ब्रांचिंग जो है उसको दिया था नॉर्मन ए क्राउडर ने, क्योंकि रिलेटेड है इसलिए मैं एक साथ पढ़ाऊंगी इसको। ओके, देखो इंस्ट्रक्शनल लर्निंग में क्या होता है। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके अंदर हमें टीचर की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
ये एक टेक्निक है जिसको हम कंप्यूटर की हेल्प से यूज करते हैं। चाइल्ड रिसीव सेल्फ रीइंफोर्समेंट इन इट, इसमें बच्चे को खुद ही रीइंफोर्समेंट मिल जाता है। चाइल्ड सेल्फ इवेल्युएट हिमसेल्फ, बच्चा अपने आप को खुद ही इवेल्युएट कर लेता है और इसमें बच्चा अपनी खुद की गति से सीखता है। इसमें क्या होता है, देखो एक बच्चे को टॉपिक दिया जाता है, बच्चा जब उस टॉपिक को कर लेता है, हर टॉपिक के साथ में ऑप्शंस दिए होते हैं, तो उसको लिखा हुआ मिलता है वेल डन। ये कंप्यूटर बेस्ड होती है, इसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चा अगर सारे क्वेश्चंस को सही कर देता है तो उसे हर सही क्वेश्चन के नीचे गुड रिमार्क मिलेगा। ऐसे बच्चा मोटिवेट होगा और अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो उस क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, ठीक है। और जब वो सारे क्वेश्चंस कर लेगा वेल डन लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आती है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जो होती है हमारी, ब्रांचिंग जो होती है ना, वो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 ही हैं, लेकिन प्राइमरी में 3 है, सेकेंडरी में 5 है। ब्रांचिंग जो होती है गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होती है। इसमें एक बार में ही हमें 20 क्वेश्चंस मिलते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए ईच क्वेश्चन के साथ में हिंट गिवन होती है। बच्चा 1 to 20 सारे क्वेश्चंस को देखता है, उसके बाद उनके आंसर्स देता है। अगर बच्चा 1 to 20 सभी क्वेश्चंस के जवाब दे देता है तो 10 क्वेश्चंस और ओपन हो जाते हैं उसके लिए, ठीक है। और बच्चा जिन क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाता है उनके लिए टीचर क्या करेगा, एक रेमेडियल फ्रेम तैयार करेगा और फिर उन रॉन्ग क्वेश्चंस की बच्चों को कराई जाती है प्रैक्टिस। इसके बाद हमारी अगली थ्योरी है थ्योरी ऑफ इनसाइट। थ्योरी ऑफ इनसाइट जो है इसको दिया गया था गेस्टाल्टिस्टों के द्वारा और इसको दिया गया है बेसिकली कोलर के द्वारा। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में, 20th सेंचुरी में दी गई थी और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक चिंपैंजी पर था। इसमें क्या किया गया, इसमें दिखाया गया कि कोई भी प्रॉब्लम होल टू पार्ट चलती है, यानी हम जो सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, होल टू पार्ट में सीखते हैं। जैसे यहाँ पे चिंपैंजी था, चिंपैंजी के सामने केले ऊपर लटके हुए थे, चिंपैंजी को केले प्राप्त करने थे, तो चिंपैंजी ने क्या किया, रूम में एक स्टिक पड़ी हुई थी, उस स्टिक को उठाया और केलों को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसको केले प्राप्त नहीं हुए। फिर उस स्टिक को एक स्टिक के साथ जोड़ना था, उसने जोड़कर केलों को प्राप्त करने की कोशिश की, फिर भी उसे केले प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद वो एक बॉक्स पर चढ़ा और उसने स्टिक्स को जोड़ा हुआ था, बॉक्स पे चढ़ के उसने केलों को प्राप्त करने की कोशिश की, फिर भी उसे केले प्राप्त नहीं हुए। थर्ड स्टेप में उसने क्या किया, बड़े बॉक्स के ऊपर छोटा बॉक्स रखा और फिर केलों को प्राप्त करने की कोशिश की और उसे केले मिल गए। तो उसने क्या किया, पहले समस्या को होल रूप से देखा, फिर उसको पार्ट में डिवाइड किया और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या कहती है कि वी कैन डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन अ चाइल्ड। ठीक है, हम बच्चे के सामने कोई भी एक प्रॉब्लम रख दें तो बच्चा क्या होगा, अपनी इनसाइट के द्वारा सोचेगा और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकालेगा। वी कैन जनरेट न्यू आइडियाज इन द माइंड ऑफ चाइल्ड। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के माइंड में नए नए आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। दिस थ्योरी डिनाई प्रैक्टिस। ये थ्योरी जो है ये प्रैक्टिस पर जोर नहीं देती है, यानी ये प्रैक्टिस के लिए मना करती है। दिस थ्योरी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू इंटेलिजेंस। ये जो थ्योरी है ये इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस करती है। दिस थ्योरी फोकस ऑन हेरिडिटी। ये थ्योरी जो है ये हेरिडिटी को ज्यादा महत्व देती है। क्वेश्चन आया हुआ था कोलर इज नोन एज, तो कोलर इज नोन एज गेस्टाल्टिस। ये क्वेश्चन आपका सीटेट का ही क्वेश्चन है। बाय विच थ्योरी वी कैन जनरेट न्यू आइडियाज इन द माइंड ऑफ चाइल्ड, थ्योरी ऑफ इनसाइट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था आपका। विच थ्योरी गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू हेरिडिटी, थ्योरी ऑफ इनसाइट। होल टू पार्ट मेथड इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, थ्योरी ऑफ इनसाइट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, काफी गड़बड़ रही है आज क्लास के अंदर, क्या कर सकते हैं, इट्स नॉट इन अवर हैंड। अजय शायद लेफ्ट कर गए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क।